हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार फिर से एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आया हूँ। एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी बीमारियों के बारे में लेकर आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक आम समस्या है। लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और समाधान नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ऐसी समस्याओं के बारे में आपको बताऊं जिसमें कि हर लोगों का इससे वास्ता पड़ता है। लोग हमेशा इससे बीमार पड़े रहते हैं और हमेशा मेरे क्लिनिक में या किसी भी क्लिनिक में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी बीमारी के मरीज परेशान रहते हैं तो वो है इस बीमारी का, जिसका नाम है कब्ज, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। ये कब्ज ऐसी बीमारी है कि ये सारी बीमारियों का एक जड़ कह सकते हैं। अगर पेट साफ है, अगर ठीक है, तो ये संकेत मिलता है कि आपकी पाचन शक्ति ठीक है और इसी से लोग लेकर के परेशान रहते हैं। लोग विभिन्न तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कोई रेचक दवाई लेते हैं, कोई लेग्जेटिव कहिए तो दवाई लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन अस्थायी निदान नहीं मिलता। आइए हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा ये बताने और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये बताने का कोशिश करूंगा कि इसमें अस्थायी समाधान कैसे मिल सकता है। आइए समझते हैं, ये समझे कि आखिर कब्ज है क्या। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि यदि सप्ताह में अगर 3 से 4 दिन मल त्याग होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन के दायरा में लाते हैं। लेकिन यदि आपका पैखाना यदि कठोर होता है, खड़ा होता है, गांठदार होता है और मल त्याग करने में यदि आपको दर्द होता है तो भी उसे कॉन्स्टिपेशन के रूप में मानते। भले आपका पैखाना पर डे होता हो, आपका मल त्याग पर डे होता हो, लेकिन आप अच्छा फील नहीं करते, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो भी इसे कब्ज मानते हैं। दूसरी बात है कि आपको सप्ताह में यदि 24 घंटे के बाद यदि भी आपको पैखाना मल त्याग नहीं होता है तो उसे भी कब्ज की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो दूसरी बात, अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। तो ये बीमारी या तो क्रॉनिक होती है, नई बीमारी होते होते ये क्रॉनिक का रूप धारण कर लेती है। पुरानी बीमारी होती है जिसे छुटकारा बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे दवाओं का सेवन करते। दवाओं के सेवन के साथ साथ उसे अपने रहन सहन, खाना पीना आदि बहुत में सुधार करना पड़ता है, जिससे कि उनको धीरे धीरे पुराने कब्ज में उनको राहत मिल जाता है। इसमें एक चीज करते हैं कि इसमें कब्ज अपने में एक बीमारी हो सकता है या कब्ज एक दूसरी बीमारी का भी परिणाम हो सकता है। जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं तो उनको यह पता चल जाता है कि ये एक एक्यूट कब्ज है या तो फिर उनका पुराना कब्ज है या किसी और बीमारी की वजह से इनको कब्ज हुआ यह डायग्नोस करना डॉक्टर का काम है। अगर आप इनके अब कारणों को समझते हैं, यदि बहुत समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं और यूरिन को आप रोके रहते हैं, इतने मीटिंग में व्यस्त होते हैं कि आप यूरिन त्याग के लिए नहीं जाते हैं, तो भी आपको कब्ज होने की समस्या आपको बन सकती है। लोगों को लगता है कि यूरिन नहीं जाऊंगा तो यूरिन की अपनी समस्या होगी। यूरिन की तो समस्या होगी ही होगी, लेकिन आपको कब्ज की भी समस्या उसके वजह से हो जाएगी। दूसरा एक कारण है, अगर आप फाइबर युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं, अगर फाइबरस फूड नहीं ले रहे हैं, तो भी आप कब्ज की आपकी समस्या होगी। अगर आपके जो आटा खाते, रोटी खाते हैं, अगर उसमें मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है या ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है या कब्ज हो जाती है। तो इन बातों को अवॉइड करना है। जो कारण है उनको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपको कब्ज की समस्या दूर होने लगेगी। अगर पर्याप्त मात्रा में आप नींद नहीं ले रहे हैं, यदि सो नहीं रहे हैं, 24 घंटा में कम से कम 7 घंटा तो सोना ही चाहिए। यदि 7 घंटा से कम यदि सो रहे हैं, अगर आपकी नींद पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या अगर ऑफिस आपको पकड़ना है, अगर आप जबरदस्ती आप उठना पड़ता है, मजबूरी है आपकी उठनी, तो उस समय भी आपको कब्ज की समस्या आपको धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते आपको पुराने कब्ज की समस्या होगी। अगर आप जितना खाना खाना चाहिए उससे अगर कम मात्रा में खाना खा रहे हैं या उससे अगर ज़्यादा मात्रा में भी यदि खाना खा रहे हैं, तो भी आपको कब्ज की समस्या
हो जाएगी। तो इन बातों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। वैसे कारण जिससे कि कब्ज हो, जो कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उनको आपको अवॉइड करना, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या न रहे। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, किसी भी वजह से पानी कम पी रहे हैं, तो भी आपको कब्ज की समस्या हो जाएगी। एक है शारीरिक श्रम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते हो, बैठने वाला आपका काम हो, आपको सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। और इसके बारे में इसकी दवाई भी बताऊंगा कि जिनका शारीरिक श्रम नहीं है, अगर वो कब्ज के शिकार बन जाते हैं तो उनको किन दवाओं का सेवन करना चाहिए। तो इसके बजाय आप शारीरिक श्रम नहीं करते हो और मानसिक श्रम ज़्यादा होता हो, तो हमारा मेटाबॉलिक खराब हो जाता है और हमें कब्ज से जूझना पड़ता है। कुछ ऐसी दवाएं हों जिस दवाई का साइड इफेक्ट के रूप में लिखा हुआ है कि उससे कब्ज होता है, तो उस दवाओं से भी बचना चाहिए या डॉक्टर को बताना चाहिए कि इस दवा को खाने के बाद आपको कब्ज की समस्या हो गई। खास करके एंटीबायोटिक यदि ले रहे हैं तो उससे आपको कब्ज हो सकता है। कुछ लंबे समय तक भी कोई दवाई ले रहे हैं बिना डॉक्टर के आज्ञा के, तो उससे भी आपको कब्ज हो सकता है। ये सब कारण है, इससे आपको दूर रहना है। अगर मान लिया ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूख नहीं लगा हुआ, समय हो गया खाने का और आप खाना खा लेते हैं, तो इससे भी आपकी कब्ज की समस्या आपको होने लगेगी। अगर आप खाना नहीं, आपको भूख लगा हुआ, तो क्यों खाना? शरीर आपके लिए रेडी ही नहीं हुआ है। जब आपका शरीर रेडी हो जाएगा कि हाँ मुझे खाना चाहिए, तो वो खाना पचेगा ही पचेगा। आपका भूख लगने का तात्पर्य यही होता है कि आपका पेट तैयार है, जिससे कि आप उस पर खाना खाएं। अगर आपको भूख न लग रही तो ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बार बार ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर से मिले कि सर मुझे खाना नहीं, भूख नहीं लगता समय पे, तो आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। खाना जल्दी जल्दी खाना, बिना चिबा के खाना, और चिबाना नहीं, और पानी पी पी करके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी करके भी अगर खाना खा रहे हैं तो भी आपको कब्ज की समस्या रहेगी। खाना खाते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 40 मिनट बाद या 1 घंटा बाद आपको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। यह भी निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का भोजन किया, कौन सा भोजन जल्दी पचता है, उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए। खाना को हमेशा समय समय पे लेना चाहिए, और कॉफ़ी, चाय या जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं या आर्टिफिशियल फूड आते हैं, उससे बचना चाहिए। क्योंकि आजकल बाज़ार में जो फूड होते हैं वो जनरली उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ होता है, आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए कुछ डाला रहता है, और आपके स्वास्थ्य के लिए तो कहीं भी ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। और आज के समय में जीवन शैली में अक्सर देखा जाता है कि लोग होटल का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हीं चीज़ का सेवन करते हैं जो नहीं खाना चाहिए, और जिसके उन्हें कब्ज की समस्या होती है। और कब्ज की समस्या अपने में समस्या नहीं है, कब्ज की समस्या है कि उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारी पीछे पीछे आता है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो उसके पीछे भी कब्ज की समस्या है। आपका खाना पचेगा नहीं, और जिसके वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको डायबिटीज हो सकता है, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा। जितना भी अधिक बीमारी, किसी भी बीमारी में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका पेट साफ है या नहीं साफ है। और कितने लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल या धूम्रपान का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको भी अक्सर ज़्यादा कब्ज होता देखा गया है। यदि आप ज़्यादा उपवास भी करते हैं तो इस उपवास से भी आपको कब्ज की समस्या आपको हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, यदि शरीर में अगर उसकी कमी हो गई तो इससे आपको कब्ज की समस्या बनी रहेगी। और अगर आपकी कब्ज की समस्या है तो बहुत सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी आपको नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दूसरे बीमारी होने का। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कब्ज अगर नहीं है तो बहुत सारे बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। बहुत सारा जो गरिष्ठ भोजन होता है या कम ज़्यादा समय में पचने वाला भोजन होता है, उससे भी आपकी कब्ज की समस्या हो जाएगी। और भी ऐसे तरह बहुत सारे बीमारी है, जैसे लीवर के चलते या स्प्लीन के चलते, आंत की कोई बीमारी है तो कब्ज की समस्या बन जाएगी। तो
ये अब समझते हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर को मैंने बताया, अगर इन फैक्टरों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कब्ज से बचा जा सकता है और कब्ज को परमानेंट ठीक किया जा सकता है। ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि ये सब लोग खाते भी और साथ में कुछ ऐसे दवाओं का सेवन करते हैं जिससे कि वो उनको वैसे दवाओं का सेवन करते हैं जिससे कि उनको कब्ज उनकी दूर हो जाती है फॉर द टाइमिंग, परमानेंट नहीं, जिससे आंत कमजोर हो जा सकता है और दूसरी और भी बीमारी हो सकती है। एक और बात, लोगों को लगता है कि चाय पीने से लोग को कब्जियत नहीं होता, सुबह सुबह चाय पीते हैं या कुछ और भी चीज़ का मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि लगता है कि इनको खाने से हमें कब्ज दूर हो जाता है या फ्रेश लैटरिन होता है। ये एक मन का भ्रम है, एक ट्रिगर है कि भाई ये करेंगे, आप गर्म पानी भी पिएंगे सुबह तो आपको उसी तरह से मलत्याग होगा जितना आप चाय पीने से करते हैं। तो ये नहीं सोचना, या कुछ लगता है कि दूध पीने से मुझे कब्ज की बीमारी दूर रहती है, ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप दूध पीते हैं तो अगर लीवर उसको नहीं पचा पाता है तो वो, या कुछ ऐसा खाना तो उसको उसे पचाने में या फ्लश आउट करने में उसको वक्त जाया होता है और वो अपना काम अच्छा से नहीं कर पाता है। यदि आपको कब्ज हो गया तो आपको सांस की बदबू हो सकती है और इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो सकता है और धीरे धीरे आप बहुत सारे बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। बीमारी यदि होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, सिर दर्द बना रहेगा, चक्कर आएगा, उल्टी जैसा मन करेगा, लगेगा खाना नहीं खाए, खाना खाने का मन नहीं करने लगेगा और धीरे धीरे ये सब समस्याएं धीरे धीरे आपको बढ़ते चले जाएगी। ये गैस आपका फ्लेटस पास होगा, इंडाइजेशन हमेशा रहेगा, पेट में मरोड़ भी हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, कमर में दर्द वगैरह भी ये सब बन सकता है। ये कब्ज होने के लक्षण है। जितना ज़्यादा कब्ज रहेगा ये समस्या बढ़ते चल जाएगा और इसके अलावा भी और लक्षण, जितना ज़्यादा समस्या बढ़ेगा उससे ज़्यादा और भी एक्स्ट्रा और भी आपके सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखने लगेंगे। तो ये तो हुई बात कि मैंने बताया कि कब्ज किसे कहते हैं और उसे क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपको कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब मैं कुछ ऐसे दवाएं तो होम्योपैथिक में एक से एक दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं और सबके अपने सिम्टम्स है, लेकिन यहाँ बताना बहुत ज़्यादा नहीं मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर एक ही पहलू पर नहीं, वो मल्टीपल एस्पेक्ट से आपका डायग्नोसिस करते हैं और देखते हैं कि कब्ज की वस्तुतः स्थिति क्या है और परमानेंट इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सिर्फ लैक्सेटिव दवा दे देना या पेट साफ करने की दवा दे देना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि रोज रोज इसकी आदत पड़ेगी और आपका समाधान नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ दवाओं का यहाँ इंडिकेशन करता हूँ जिससे कि एक अच्छे डॉक्टर का सलाह में ही लिया जाना चाहिए। तो एक कॉमन सा चीज़ है जिसमें कि एंटीबायोटिक जनरली ज़्यादा लोग लेते हैं और बात पे ले लेते हैं और यूं ही ले लेते हैं, खुद ब खुद ले लेते हैं, जिनको कि कब्ज की समस्या हो सकती है। तो अगर एंटीबायोटिक लेने के बाद यदि आपको कब्ज हो गया हो तो उसकी दवा है मोनालिया एल्बिकेंस। ये दवा 30 पोटेंसी में 3 बार यदि लिया जाए तो कब्ज के एंटीबायोटिक से होने वाले कब्ज में राहत देता है। मैं पोटेंसी का सिलेक्शन जिसे 30-200 कहते हैं, ये एज पर डिपेंड करता है केस के ऊपर कि कितना क्रॉनिक है, एक्यूट है, पेशेंट की स्थिति क्या है, उस समय डिसीजन लेते हैं। जरूरी नहीं कि मैं 30 बोल दिया हूँ या 200 बोल दिया हूँ तो उसी को फिक्स माना जाए। उसको 1000 पावर में भी 10,000 पावर में भी लिया जाता है या धीरे धीरे करके उस पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये एक कुशल चिकित्सक आपको उचित सलाह दे सकते हैं कि पोटेंसी को कैसे लेना है, 2 बार लेना है। कभी कभी 1 डोज लेकर के भी हम लोग जो है बीमारी को ठीक करते हैं और दवा देने के साथ साथ इस बीमारी के लिए पर्सन टू पर्सन अलग अलग एक उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो हम लोग ये करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के साथ और कितनी समस्या है।
पेशेंट एक समस्या लेके कब्ज को लेकर के नहीं आता, उसके साथ बहुत सारी समस्या हो सकता है कि वो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हो, हार्ट की दवा खा रहा हो, या कोई ऑपरेशन कराया हुआ हो। तो ये सारे पहलू को गौर किया जाता है, तब उसको निदान में पहुंचा जाता है। एक दवा है ओपियम, OPIUM, ओपियम, जिसमें यदि कब्ज के साथ साथ ऐसे लोगों को मुंह से बदबू भी आता है, दुर्गंध भी आता है, और यदि कब्ज है और मुंह में अगर दुर्गंध है और पुराना कब्ज है, तो उसमें ओपियम 30 दिन भर में 3 बार 4 बार का सेवन कर सकते हैं, एज पर कंडीशन। एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है जो बच्चों को, खास करके नवजात शिशु को देखते हैं कि जिन्हें आर्टिफिशियल फूड पे या आर्टिफिशियल दूध पे रखा जाता है, बोतल के दूध जो पीते हैं, उनको यदि कब्ज हो जाता है, और ख़ास करके बच्चों को अक्सर मैंने देखा है कि कब्ज होते हुए, तो उसे उनका जो दवाई है एल्यूमिना या नक्स वोमिका, इसे 30 पावर में एज पर कंडीशन 2 बार 3 बार, और दोनों का सिम्टम्स अलग है। एल्यूमिना का, नक्स वोमिका का सिम्टम्स अलग है। वो पेशेंट के कंडीशन के अनुसार कौन सा दिया जाना चाहिए एक डॉक्टर द्वारा निर्धारित होगा, और बहुत अच्छी दवा है, जैसे कि आर्टिफिशियल फूड पे या जो बोतल का दूध पीते हैं। और अक्सर इसी से ज़्यादा बच्चों को कब्ज होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, 4-4 5-5 दिन होता है, बच्चे रोने लगते हैं, बॉल टाइप का पैखाना होता है। एक और दवाई है जो पैखाना होने का बार बार, ऐसे पेशेंट को पैखाना होने की इच्छा बार बार बनी रहता, लगता है कि अब पैखाना जाए, अब पैखाना जाए, लेकिन पैखाना जाता है तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। इच्छा लगातार बनी होता है, लेकिन जब पॉटी करने के लिए जाता है, पैखाना जाता है, तो उसको पैखाना नहीं होता है। तो ऐसे लक्षणों में नक्स वोमिका दिया जाना चाहिए। अगर नक्स वोमिका 30 से अगर आपको फायदा नहीं हो, तो साइलेसिया 30 देने से उनको काफ़ी फायदा होता है। इसे कुछ दिन लेना चाहिए। यदि हम लोग देखते हैं कि यदि पैखाना बहुत होता है कि पैखाना हार्ड है तो चल लेता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि यदि पैखाना सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है, लेकिन तो भी दिक्कत हो रहा है। भाई क्या बात है, पैखाना कड़ा है तो समझ में आता है, लेकिन पैखाना सॉफ्ट ही होता है, जाते हैं लेकिन कब्ज बना रहता है। जब लैट्रिन करते हैं तो देखते हैं कि यार वो तो पॉटी बहुत उसका सॉफ्ट ही है, लेकिन तो भी उसको कब्ज लगता है कि फ्रेश नहीं हुआ पैखाना। तो ऐसे लक्षणों में साइलेसिया 30 3 बार कुछ समय तक लेने से पुराने जो कब्ज होते हैं को काफ़ी फायदा होता है। एक समस्या और है, क्योंकि अलग अलग कब्ज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैक्सेटिव दवाई दे दिया, कोई दवाई दिया पैखाना हो गया। हमेशा कारण का अगर निवारण किया जाए तो पैखाना होने में को कब्ज को दूर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। डिलीवरी होने के बाद यदि किसी को बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी होने के बाद अक्सर देखते हैं कि कब्जियत हो गया, पैखाना नहीं हो रहा है। और ऐसे लोगों को डिलीवरी होने के पहले प्रेगनेंसी में 7 से 8 महीना के बाद कब्जियत हो जाता है। ये डिलीवरी होने के बाद कितना लोग बोलता है कब्जियत हो गया, और कब्जियत क्या हो गया, बवासीर भी हो गया, पाइल्स भी हो जाता है। तो उस वैसे लक्षणों में डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद, नक्स वोमिका और कॉलिन्सोनिया या ओपियम, ये 3 महत्वपूर्ण दवा हैं। वो लक्षण अनुसार जो है, कैसा टाइप्स ऑफ स्टूल है, उनका पैखाना कड़ा होता है या फील होता नहीं होता, इन लक्षणों के आधार पे उनको हम लोग इन 3 दवा में से हम लोग सिलेक्शन करते हैं, और वो काफ़ी वो परमानेंट ठीक हो जाता है। एक देखते हैं कि दांत निकलने के बाद, ड्यूरिंग डेंटेशन, या दांत निकलने समय या दांत निकलने के बाद, देखिएगा अक्सर बच्चे कब्ज के शिकार हो जाते हैं। उसके पहले तक ठीक थे, लेकिन जैसे दांत निकलने का समय होता है तो उनको कब्ज होता है। तो उसमें मैग्नीशियम म्यूरेटिकम, जिसे मैगम्यूर भी कहते हैं, या नक्स वोमिका देने से फायदा होता है। मैगम्यूर का जो लक्षण है उसमें पैखाना बकरी के जैसा गोल गोल होता है, छोटा छोटा बॉल के तरह होता है। तो इस लक्षणों में मैगम्यूर काफ़ी अच्छी दवा है, काफ़ी अच्छा, मतलब देने के बाद एकदम तुरंत आपको रिजल्ट आने लगेगा, परमानेंट भी ठीक होगा। ऐसा नहीं कि दवाई दे तब तक ठीक होगा, दवाई के बाद जो है छोड़ने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। सब मैंने जो भी दवाई बता रहा हूँ सब क्यूरेटिव एक्शन में है, कोई लैक्सेटिव नहीं कि दवाई दिया उस पर डिपेंडेंट आप नहीं होंगे। एक और केस को देखा जा सकता है जो क्लिनिक में बार बार आता है, बोलता है कि सर मैं जब लैट्रिन जाता हूँ तो लैट्रिन जाने के बाद फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता है, कुछ देर बाद फिर से जाना पड़ता है, तब मैं फ्रेश फील करता हूँ। तो अगर ऐसा लक्षण है तो उसमें रस
ग्लेब्रा, RHUSGLABRA 30 का 3 बार सेवन किया जाए तो उसे एक बार में उनका फ्रेश पैखाना हो जाएगा और उनको अच्छा महसूस होगा। एक और दवा है एनाकार्डियम, जिसे बोलते हैं वो स्मरण शक्ति भी की दवा, इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ जाता है जिन्हें भूलने की बीमारी है, लेकिन वो कब्ज की भी काफ़ी अच्छा दवा है। और उसका लक्षण ये है कि ऐसा महसूस होगा कि पैखाना पैखाना जाता भी है, लेकिन जाता है तो वो व्यर्थ हो जाता है, वो पैखाना उसको फिर होता नहीं है। और ऐसा लगता है कि रेक्टम में, मलद्वार के पास रास्ते में पैखाना कहीं अटका हुआ और अब होगा। उसे इच्छा भी होता है कि लग गया, अब जाएंगे तो पूरा खुलकर पैखाना होगा, लेकिन जनरली उसको पैखाना नहीं होता। तो उसको अगर ऐसा लक्षण हो कि हमेशा फील हो, लगता भी हो कि जाएंगे तो लगता है कि ढेर सारा पैखाना होगा लेकिन होता नहीं है, तो वैसे में एनाकार्डियम 30 उनको 3 बार कुछ समय तक देने पे उनको कब्ज में राहत मिलता है। एक और सिम्टम्स है जो खास करके ओल्ड पेशेंट आते हैं उन पे ये लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। उनको लगता है कि मेरा पैखाना जो है वहाँ अटका पड़ा हुआ मलद्वार के पास, और उसमें जाकर के उंगली लगा करके उसे निकाल लो या कोई मैकेनिकल यूज़ करके उसको निकालो। और जनरली पेशेंट बोल ही देता है कि सर हाँ सर, मुझे उंगली डाल करके पैखाना निकालना पड़ता है। तो वैसे लक्षण में आपको नस्क मॉस्केटा, ओपियम और पलम्बम मेटालिकम, ये 3 दवा है जिसे लक्षणानुसार यदि देते हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण दवा है। इसमें कुछ और लक्षण पूछते हैं और पूछने के बाद जो है इन तीनों दवा में से जो एक दवा उपयुक्त होती है वो देते हैं, जिसमें मैकेनिकली उनको लगता है कि उनको पैखाना हमको निकालने वहाँ पर अटका हुआ है। ऐसे लक्षणों में इन 3 दवाओं में से सिलेक्शन करने पे उनको आराम मिलता है। एक जो कॉमन है, आज के समय में कॉमन है, एक आरामदायक लाइफ स्टाइल जीता है। अभी के समय में हर कोई चाहता है कि आराम से रहे, बैठे रहें, शारीरिक श्रम नहीं करें। सारे स्टाफ होते हैं, नौकर होते हैं, और उनको कब्ज की शिकायत अगर होती है तो आप चाहिएगा कि कोई और दवा ले करके काम कर ले, तो इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। इसमें अगर वैसे लोगों को जिसे कि आरामदायक जीवन जो जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अगर उनको कब्ज हो गया है तो उसके लिए नक्स भूमिका या ओपियम, खास करके नक्स भूमिका बहुत उपयुक्त दवा है। जिनका कि लाइफ स्टाइल कभी खा रहे हैं, कभी बेसमय खा रहे हैं, कभी रात में जग रहे हैं, ये सब का भी अगर लक्षण है तो नक्स भूमिका उसकी उपयुक्त दवा है। एक जो और कॉमन है जो मैं देखता हूँ और अक्सर क्लिनिक में मरीज मिलते हैं इसके, जिसमें कि बार बार जिनका खास करके आज के समय में ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया है कि हमेशा उनको अपना पानी या खाना उनको बदलना पड़ता है। कभी आज यहाँ हैं, कल वहाँ खा रहे हैं, आज उस जगह का पानी पी रहे हैं। खास करके अगर गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं या सेल्स के लोग, लाइन के लोग हैं, जिन्हें कि बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। उनका लाइफ ही यही है कि ट्रैवल करना, और ट्रैवल करना है वही उनका व्यापार है और उनको मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे आपको हमेशा आपका पानी और खाना आपको हमेशा समय जगह जगह पे बदलना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को अगर कब्ज हो सकता है तो उनको कब्ज में प्लैटिनम मेटालिकम उनको 30 अगर 3 बार दिया जाए, सुबह दोपहर रात, तो उनका पैखाना में ये जो इरेगुलरिटीज़ है, इनका जो जगह चेंज हो जा रहा है, तो इस समस्याओं का निदान इसी से हो सकता है। इस प्लैटिनम मेटालिकम में एक लक्षण है कि इनका जो पैखाना लगता है कि मलद्वार में चिपका हुआ है, लगता है कि है वहीं पर पड़ा हुआ है, अब निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं, चिपका रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा है और इससे कब्ज हो सकता है। एक दवा है एल्यूमिन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एल्यूमिना नहीं, एल्यूमेन, ALUMEN, एल्यूमिन 30, ये इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इसमें जो लक्षण है, जो मेन लक्षण है, जिस लक्षणों के आधार पर इस दवा का सिलेक्शन किया जाता है कि काफ़ी दिनों तक पैखाना इसमें महसूस नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता कि जाना है। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होता, अपना उठता सुठता नहीं लगा, वो अपना काम में लग जाता है। पैखाना जाता है, पैखाना उसको लगता ही नहीं है,
और अगर पैखाना लगा तो काफ़ी प्रेशर भी फील होता है, लगता है कि जाएंगे तो हो जाएगा, अरे वाह अभी लग गया, लेकिन जाएगा तो वो भी असफल हो जाता, वहाँ पर पैखाना नहीं निकलता। यही एल्यूमिन का मेन सिम्टम्स है। और इस दवा में आपको जनरली कब्ज और बवासीर होता है, पैखाना के रास्ते में खुजली होता है। तो जिनको अगर कब्ज है, इस तरह के लक्षणों में अगर कब्ज है, उनको अगर बवासीर भी है, पैखाना के रास्ते में खुजली भी होता है और थोड़ा बहुत अगर ब्लड भी आता है, तो मान के चलें कि ये दवा काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कब्ज भी दूर कर रहा है, आपको बवासीर को भी ठीक कर रहा है, तो या ब्लीडिंग पाइल्स भी अगर थोड़ा ठीक कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी दवा उन लोगों के लिए इन लक्षणों में। तो ऐसे लोगों को एल्यूमिन देने से काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा और परमानेंट ठीक हो जाएगा। एक दवा और है जो मैं, दवा तो बहुत है लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लगातार क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। लैक्डिफ्लोरेटम। लैक्डिफ्लोरेटम उन लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त है जिन्हें कि फॉल्टी न्यूट्रिशन है, उनको अच्छा से न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, इसके वजह से उनको कब्ज रहने लगता है और इनका पैखाना, अगर पैखाना करते हैं तो बहुत लंबा पैखाना होता है, पैखाना करने में इनको काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो अगर ऐसे लक्षण है तो लैक्डिफ्लोरेटम देने से ये परमानेंट ठीक हो सकता है। एक दवा है ओपियम। अभी बहुत सारे दवा में मैंने ओपियम को बताया है, लेकिन ओपियम का एक जो स्पेशल गुण है ये मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि इसमें पैखाना बहुत ही जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है। इसमें भी महसूस नहीं होता कि पैखाना जाना है या लगा हुआ है, महसूस ही नहीं होता है। इसमें समझिए कि इसकी आंतें जो है ना निष्क्रिय रहती है। अगर इसका पैखाना अगर होता है वो तो गोल गोल होगा, कड़ा होगा, हार्ड भी होगा, बॉल लाइक होगा और हार्ड होगा और थोड़ा सा काला किस्म का होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश या काला किस्म का होगा और काफ़ी दिन तक इसके पेशेंट को पैखाना नहीं लगता है। तो अगर ऐसे लक्षण मिले तो ओपियम का सेवन करना चाहिए, ओपियम 30 का सेवन करना चाहिए। और अगर ओपियम 30 से नहीं काम बने तो ओपियम 200, लेकिन ये डिसीजन जो है करना डॉक्टर का काम है, उनको पता है कि कितने समय तक हमको वेट करना चाहिए। दवा को कभी कभी दे करके वेट करते हैं और देखते हैं कि हमको कब इस दवा का पोटेंशियल सिलेक्शन करना है या रिपीट डोज में देना है या इसके साथ क्या देना है। एक और दवा बता देता हूँ जो काफ़ी उपयुक्त है, ब्रायोनिया एल्बम एक दवा है, जिस दवा का लक्षण है कि पैखाना बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होगा, एकदम ड्राई, जैसे लगता है जला हुआ, ब्राउनिश टाइप का जला हुआ, लंबा पैखाना होता, हार्ड पैखाना होता, जमा रहता है, उसे पैखाना नहीं लगेगा और उसको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्यास होता है। एक बार में 1 से 2 गिलास पानी पी लेगा थोड़ा लंबे समय तक, क्योंकि उसका ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसकी वजह से लिप्स भी ड्राई फील होगा, प्यास लगेगा और कुछ लंबे समय के बाद पानी पिएगा। और जो आंतों में जो पैखाना होता है उसका भी जो पानी होता है वो म्यूकस खींच लेता है, जिसकी वजह से उसका पैखाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और बहुत मुश्किल से निकलता है। ऐसा पेशेंट बार बार जो है ज़्यादा पानी पीता है और ऐसे कब्ज में इनको ब्रायोनिया एल्ब 30 या 200, कभी कभी 1 डोज या कभी कभी 1000 पावर का 1 डोज दे करके वेट करते हैं। और हम लोग कभी कभी 1 डोज कब देते हैं, जब देखते हैं कि ये फिजिकल सिम्टम्स है, ये भी मैं जो बता रहा हूं ना वो उसका शारीरिक लक्षण है। मरीज को यदि पुराना कब्ज होता है तो शारीरिक लक्षण के साथ साथ मानसिक लक्षण भी लेते हैं, यदि फायदा नहीं होता है। अगर साधारण है, अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है तो ये पैखाना ही नहीं, पैखाना के साथ साथ उनके मानसिक लक्षणों का भी चुनाव करते हैं, वो भी पूछते हैं, तो उसको ज़्यादा फायदा होने लगता है। देखते हैं जनरली यूट्यूब पे इस तरह का चीज़ भरा पड़ता है, लेकिन मरीज बोलता है किताब में तो बहुत सारी कुछ लिखी रहती है, लेकिन डॉक्टर भी उसमें सक्सेस नहीं करता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर को ठीक करने का तरीका कुछ और पता है, उनके पास या तो कुछ फॉर्मुलेशन लगा के कोई करते हैं, कोई
ये शारीरिक लक्षण के आधार पर करते भी। मैं जो बता रहा हूँ ये शारीरिक लक्षण है, कुछ मॉडलिटीज उसमें जोड़ते हैं, कुछ और भी उनके साथ क्या होता है, एज ए होल उनका एक पूरा टोटलिटी उनका निकालते हैं, तब जा करके करते हैं। मानसिक लक्षणों में पूछते हैं क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब से है, क्या महसूस करते हैं, और भी बहुत सारे लक्षणों का उनका समावेश करके देते हैं। तो क्योर करने का बहुत सारे तरीका है, ये एक आर्ट है। जब मरीज आता है तो उनके अनुसार हम लोग क्वेश्चन पैदा करते हैं और बताते हैं, जिसके वजह से ये मरीज जो है मरीज का कोई भी बीमारी हो, कब्जी नहीं किसी भी बीमारी को उनको ठीक किया जा सकता है। एक और दवा है जो वेरेट्रामेल। वेरेट्रामेल में इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो जाता है, एकदम एक्टिव ही नहीं रहता, और उसमें बिल्कुल उसके हाथों में ताकत ही नहीं समझिए रहता है। पैखाना में, जबकि मलाशय में पैखाना भरा हुआ होता है और उसको जोड़ भी लगाता है, जोड़ लगाते लगाते पसीना पसीना भी होता है, कांपते रहता है, लेकिन उसको निकलता नहीं है। और ऐसे कब्ज में, और कभी वो लगाता है और हार भी जाता है, मजबूरी में उसको टॉयलेट से उठना पड़ता है, नहीं होता है तो वो आर्टिफिशियली उंगली लगाता है या किसी तरह से कृत्रिम तरीका से उसको पैखाना को निकालना पड़ता है, इतना उसका मलाशय जो है उसका इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे दवा में वेरेट्रामेल काफ़ी अच्छी दवा है और उनका परमानेंट ठीक हो जाता है। अब मैं थोड़ा क्लिनिकल बताता हूँ कि अगर पेशेंट आते हैं और अगर देखते हैं कि ये जो मैं बताया ना कि उससे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी अगर मरीज को परेशानी होती है तो थोड़ा लैक्सेटिव दवाओं का सेवन करते हैं। पहले तो मैं बोलता हूँ कि उनको इसबगोल जो होता है, इसबगोल की भुस्सी जो होती है वो पानी में लेकर के पिए। जनरली लोग देखते हैं कि इसबगोल की भुस्सी रात में सोने के बाद लोग लेते हैं, सोते समय उसका इस्तेमाल करते हैं कि सुबह फ्रेश पैखाना होगा। मेरा ये कहना, ये अनुभव में देखते हैं कि इसबगोल की भुस्सी सुबह के नाश्ते में यदि आधा गिलास पानी में 2 चम्मच अगर उसे डाल दिया जाए और तुरंत उसे पी ले, तो वो क्या करता है कि जो अनाज है, फूड है, वो उसमें एक तो फाइबर मिक्स हो जाता है। और चूंकि सुबह का पैखाना को कल निकलना होता है, ज़्यादा समय तक उसको आंत में पड़े रहना है, तो वो क्या होता है कि वो क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है, उसकी कैपेसिटी पानी को होल्ड करके रखना, और वो पैखाना को फिसलने में मदद करता है। आप जनरली देखिएगा जब आपको पैखाना होगा तो सुबह फर्स्ट जो पॉटी होता है वही हार्ड होता है और उसके बाद ठीक से निकलने लगता है पहला में। तो पहला जो आज खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कल के समय में उसको पहला आहार उसको निकलना पड़ता है और वही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो इसबगोल की भुस्सी सुबह लेने पे ज़्यादा फायदा करता है बनस्पत की रात में। सुबह में आप ऐसे करके, सुबह में आपका नाश्ता ऐसे खाए और यहाँ पे आपका आ गया, आंतों में है, तो उसके बाद दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके बाद इसबगोल, तो ऊपर में इसबगोल की भुस्सी जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो लैक्सेटिव तो है नहीं, तो वो फाइबरस है और वो काफ़ी पॉटी को सॉफ्ट बना करके रखता है और उसको पानी को होल्ड करके रखता है। तो मैं तो कहूँगा कि सुबह का नाश्ता को नाश्ता के समय ले। यदि सुबह में सिर्फ नाश्ता में यदि फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड वगैरह खा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो तो पूरा फाइबर ले रहे हैं, तो उसको चिपकने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर अनाज खाने से आपका पैखाना मलाशय में चिपकता है और चिपकते चिपकते धीरे धीरे जो है उसकी मूवमेंट को, उसको कमज़ोर कर देता है और पैखाना आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके लिए आपको इसबगोल का सुबह में सेवन करना है, और नहीं तो दोपहर में खाने के समय आप आधा गिलास पानी में एक दो चम्मच उसे घोल करके आप उसको पी लीजिए, तो वो खाना में मिक्स होगा और धीरे धीरे वो जो है नीचे सरकता चल जाएगा और आपको पैखाना होने में सुविधा मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है। सुबह में और खाने में मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि सुबह में आप सिर्फ फ्रूट्स खा के जाएँ, भरपेट फ्रूट्स खा के जाएँ, और दोपहर में आप पहले सैलेड का सेवन कर लें और उसके बाद आप खाना खाएं, उसके बाद थोड़ा इसबगोल की भुस्सी आप खा लें, पानी के साथ ले लें, तो आपको काफ़ी हद तक ये बीमारी होगी नहीं या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप इसबगोल की भुस्सी को भी दूर कर दें, दवा को भी दूर कर लें, और आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारेंगे तो एक परमानेंट सॉल्व आपका हो जाएगा। होम्योपैथिक में
ज़बरदस्ती एक लेग्जेटिव है जो नॉन होम्योपैथिक तरीके से दवा अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। उसमें कैस्कारा सेग्राडा का मदर टिंचर क्यू और सेना SENA सेना क्यू और टर्मिनेलिया चुबेला, इसे आप अलग अलग या मिला करके एक शीशी में रख लेते हैं और उसे 15 से 20 बूंद दवा आधा कप सुसुम पानी में सुबह और रात में सोने के पहले यदि लेते हैं तो सुबह में आपका पॉटी आसान होगा। इसे मैं हमेशा यूज करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पूरा मलाशय भरा हुआ है, तो पहले उसे साफ करने की ज़रूरत है ताकि आंतों का मूवमेंट बरकरार हो जाए और आपको वो पहले मैंने जो दवाई बताया वो आप इस्तेमाल करके इसे दूर कर सकते हैं। कुछ और लेग्जेटिव दवा है जो 2 गोली रात में सोते समय इस्तेमाल कीजिए। ये लेग्जेटिव है, ये क्यूरेटिव नहीं है, इससे परमानेंट आपका सॉल्व नहीं होगा। वाइलेक्स जो दवाई, वाइलेक्स या येलो टैबलेट या लूजअप, ये सब दवा हैं जो लेग्जेटिव है। 2 गोली सुसुम पानी में रात में सोते समय लीजिए। ध्यान रहे इसकी आदत नहीं बननी चाहिए, ये फॉर द टाइमिंग है। नहीं तो जो उद्देश्य होम्योपैथी का है कि परमानेंट सॉल्व करना, वो हो नहीं पाएगा। लाइफ स्टाइल में एक खुद जो कर सकते हैं, सुबह सुबह सुसुम पानी पिए और सुसुम पानी पीने के बाद आप अगर सुसुम पानी नहीं पीते हो तो मेरे ख्याल से सुसुम पानी में 1 या आधा नींबू निचोड़ दें, थोड़ा सा शहद डाल दें और 2 गिलास पानी गड़गड़ा के पी जाए। जल्दी जल्दी पी जाए, फूक फूकने सिप सिप करके नहीं, पूरा पानी पी जाए। तो एक तो नींबू आपके बॉडी को क्लीन करेगा, टॉक्सिसिटी को क्लीन करेगा। और पानी पीने के बाद लोग तुरंत पॉटी चले जाते हैं या थोड़ा देर घूमते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे आपको सुबह पानी पीने का उद्देश्य क्या होता है कि वो आंतों में उसका पानी जाए, और नहीं तो फिर आप थोड़ा देर ऐसे वेट करेंगे तो वो पेशाब लग जाएगा, थोड़ा बाथरूम लग जाएगा, पेशाब लग जाएगा, और फिर आपको जो इच्छा है जिसके वजह से सुबह पानी पिए वो आपको फायदा नहीं देगा। तो सुबह में मैं रिकमेंड करता हूं पेशेंट को कि आप सुबह में सुसुम पानी में आधा नींबू एटलीस्ट निचोड़ करके थोड़ा शहद डाल दीजिए, पी लीजिए। और नहीं तो सुसुम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसे पी करके एक यूट्यूब पे देख लीजिएगा शंख प्रक्षालन। जैसे शंख में पानी ऊपर से मुंह पे डालते हैं और ऐसे घुमाने के बाद नीचे से पानी निकल जाता है, तो शंख प्रक्षालन के लिए 5 आसन है। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि पानी पीने के बाद वो पानी जो है आंतों में चला जाता है और प्रेशर दे करके पैखाना निकलता है। सुबह में पानी पीने का उद्देश्य है कि वो पैखाना को तो ऐसा ढीला करता है और प्रेशर देता है। तो उसमें क्या है, 5 आसन है। आप शंख प्रक्षालन आप इसे लिख लें, ठीक है ना। प्रक्षालन मतलब साफ करना होता है, जिसमें बहुत सारे आसन है, 5 आसन है, और आप उसे देख लें, आप उसे करेंगे। पानी पीने के बाद तड़ासन करना, ऊपर अपने हाथों को खींचना या बायां दायां मूवमेंट करना है, इधर मूवमेंट करना, कुछ बैठ करके आसन है और कुछ लेट करके आसन है। इन आसनों को करने के बाद आपका पानी घूम करके मलाशय की तरफ चला जाएगा। जैसे शंख में ऊपर से पानी डालते हैं और घुमाने के बाद नीचे से निकाल देते हैं, इसीलिए इसको कहता है शंख प्रक्षालन। काफ़ी अच्छा योगासन है और ये मैं पानी पीने के बाद करता हूँ। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ कि पानी आप पियो और जहाँ आपका शौचालय हुआ वहीं पर करो। कभी कभी तो काफ़ी प्रेशर फील करता है। ये तो थोड़ा सा लघु शंख प्रक्षालन हुआ। दीर्घ शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि पूरा पानी पीते जाना, और ये यौगिक क्रिया है, किसी योगाचार्य के आप सानिध्य में जा करके सीख लें तो इससे आपका पूरा कुलून जो है साफ हो जाता है और ये परमानेंट सॉल्यूशन करता है। सारी आंतों की काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। सुबह में जब आप पॉटी जाएं तो पॉटी जाने के बाद एक्सरसाइज करें, आसन करें। एक्सरसाइज करने का मतलब सीधा मॉर्निंग वॉक करके चले आए नहीं, उससे आपको आंतों का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। कब्ज के लिए अलग से योगासन है, अलग से एक्सरसाइज है, जिससे आंतों पे बल पड़ता है और इससे आपका परमानेंट कब्ज दूर होता है। आप कहीं भी आप देख लें, किसी से सीख लें कि कब्ज के लिए कौन कौन सा आसन है और उसका नियमित अभ्यास करें तो परमानेंट आपका सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ दवाई खा लिया तो फिर आप उसी के चक्कर में रहेंगे। और बहुत सारे, अगर ये ठीक कर लेता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो सकता है, काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर ठीक होने लगेगा और भी जो समस्या है वो आपकी ठीक होने लगेगी।
अगर ये नहीं है, और सुबह में फलों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, मैंने आपको बता दिया है। तो ये रहा, ये बहुत सारे टेक्निक मैंने बताया। एक और अहम बात कि यदि अब टॉयलेट चले गए, लेटरिन नहीं हुआ, अब वहाँ करना क्या है, तो एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाएं तो करें क्या, आपके पास कोई चारा नहीं, आपने पानी पी लिया, दवा खा लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रेशर, वहाँ पर क्या करना चाहिए, जिसके वजह से एक तो मैं मेरी सलाह है कि आप इंडियन टॉयलेट में जाएं, बैठ करके जहाँ करते हैं, और कोमोड का सेवन कम से कम करें तो अच्छा है। अगर आप नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठिए, वो बहुत अच्छा है, जिसमें मलाशय पे जोर पड़ता है और आपकी कब्ज की समस्या दूर होती है। दूसरी बात, बैठे में कब्ज है, पॉटी नहीं हो रहा तो क्या करें, सांस प्रेशर देना, इससे आपका प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम वगैरह हो सकता है, बीमारी और भी दूसरी बीमारी हो सकती है। सांस को वैक्यूम करें, थोड़ा सांस को पूरा फेंक के, ये भी लैट्रिन निकालने का तरीका, सांस को फेंके, थोड़ा सा रोके, फिर सांस ले, इससे क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट तैयार होगा और आपको लैट्रिन होगा। दूसरी बात कि बैठे तो यहाँ सांस फेंके और ऐसे करके दबाएं, यहाँ पर ठुड्डी पे ऐसे दबाएं और छोड़े, सांस को फेंके, ऐसे करके फेंके, इसको दबाएं, इसको छोड़े, इसको दबाएं, इसको छोड़े। अब वहाँ पर करना क्या है, आपको लैट्रिन हो नहीं रहा, पॉटी आपको हो नहीं रहा, तो आप ऐसे इसको दबाएं, तो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा वहाँ पैखाना होगा। दूसरा वहाँ पे है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वहाँ पर दबाएं, धीरे धीरे दबाएं, धीरे धीरे छोड़े, 4 से 5 बार इसमें दबाएं और 4 से 5 बार ये जो यहाँ पड़ा हुआ है आप इसको दबाएं, तो वहाँ भी पैखाना, वहाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। तो वही टेक्निक मैं बता रहा हूँ कि वहाँ भी कीजिए, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा, ठीक है ना। ये आप कीजिए, फिर यहाँ से 4 अंगुल दूर, यहाँ से 4 अंगुल दूर, यहाँ नीचे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप दबाएं, आप यहाँ भी दबा सकते हैं, ये भी पॉइंट है, ये आपको एंग्जाइटी को भी दूर करेगा। यहाँ पे दबाएं और यहाँ पे ऐसे करके दबाएं, और यहाँ से 4 अंगुल नीचे ऐसे करके दबाएं, जैसे कि आपको ऐसे ऐसे करके दबाएं, ऐसे ऐसे करके छोड़ें, जिससे कि आपको कब्ज वहाँ भी दूर हो सकता है। इन बातों का सेवन करें। काफ़ी मैंने टेक्निक बताया, काफ़ी कुछ बताया है, दवाई बताया है, टिप्स बताया है। दवा से ज़्यादा आप लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा भरोसा करें, और ऐसे करके आप परमानेंट कब्ज का समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।